आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इंडियन रोड्स में या इंडियन गलियों के अंदर देखने को मिलती होगी। ऐसा क्रेज़ इससे पहले एक और बाइक में था जो कि KTM की बाइक्स हुआ करती थी। KTM की बाइक भी आप लोगों को इंडियन हाईवेज पे, नॉर्मल गलियों में, नॉर्मल रोड्स पे आपको हर जगह KTM की बाइक्स देखने को मिलती थी। बट आज हम लोग जानेंगे वाई वी लव R15M और इतना ज़्यादा क्रेज़ इस बाइक का कैसे आ गया, कैसे यामाहा एक गेम चेंजर बना इस सेगमेंट के अंदर और उसने सारी की सारी चीज़ों को ही पलट करके रख दिया। यामाहा R15M एक ऐसी बाइक जो कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तो आज की वीडियो रहने वाली है इसी टॉपिक पे, बात करेंगे क्यों लोगों को R15M इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी है। टाइम हुआ करता था जब इंडियन मार्केट के अंदर कुछ ही गिनी चुनी बाइक्स हुआ करती थी जो कि लोगों को या फिर यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया करती थी। उन्हीं में से कुछ बाइक्स आती हैं जो कि बजाज की तरफ से आने वाली 220F हुआ करती थी और हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा। ये बाइक्स ऐसी थी जिन्होंने यूथ के दिल पे काफ़ी ज़्यादा राज किया था। बट इन बाइक्स में एक चीज़ सिमिलर थी कि ये बाइक्स थी तो स्पोर्ट्स बाइक, लेकिन पूरी तरीके से ये स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में नहीं आती थी। कहीं ना कहीं इन बाइक का जो राइडिंग पोजीशन था वो उतना एग्रेसिव नहीं था जितना एक स्पोर्ट्स बाइक का होता है। और वहीं पर यामाहा ने एक गेम खेला 2008 में, जब उन्होंने पहली बार अपनी R15 को इंट्रोड्यूस किया इंडियन मार्केट के अंदर। और ये बाइक कुछ अलग थी। 155 सीसी वाली ये बाइक फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक थी जो कि एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक रहती है। इस बाइक के अंदर आपको एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन मिलता था, स्टाइलिश लुक मिलते थे और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी मिलती थी इस बाइक के अंदर। उसके बाद 2012 में यामाहा ने अपनी R15 वर्जन 2 को उतारा जिसके अंदर आपको वाइडर टायर्स मिलते थे, स्प्लिट सीट मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन मिलता था, हायर सीट हाइट आपको मिलती थी, LED टेल लाइट, लार्ज गियर बॉक्स, लॉन्ग व्हील बेस और भी कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि कंपनी ने इसके अपग्रेड में किए थे जब इसको वर्जन 2 को इंट्रोड्यूस करवाया था। बट ज़रूरी नहीं कि हर बार चांस आपको ही मिले। जब यामाहा ने अपनी वर्जन 2 को इंट्रोड्यूस करवाया था और इंडियन मार्केट के अंदर और भी कुछ कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने कदम रख दिए थे। और काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बजाज की तरफ से आने वाली RS200 उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और साथ ही साथ KTM की RC200। लोग KTM की बाइक्स को लेना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि इस बाइक के अंदर और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता था R15 के मुकाबले। और RS200 तो जानी ही जाती थी KTM किलर के नाम से। लोग इन बाइक्स को इसलिए भी पसंद करने लगे थे क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश न्यू डिज़ाइन मिलता था और आप लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि इस बाइक की अट्रैक्टिव थी देन R15 V2। उसके बाद कहीं ना कहीं यामाहा R15 वर्जन 2 के सेल्स फिगर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आने लगा और कहीं ना कहीं इन बाइक्स के आगे R15 वर्जन 2 फीकी पड़ने लगी। और यहाँ पर यामाहा को एक जरूरत थी एक बड़े अपग्रेड की, फिर वो लुक वाइज हो या फिर परफॉर्मेंस वाइज उन्हें एक बड़ा अपग्रेड करना था। 2018 में जब यामाहा ने अपनी R15 वर्जन 3 को इंट्रोड्यूस करवाया तो लोगों को ये बाइक बहुत ही ज्यादा किलर लगी। इस बाइक के अंदर आपको काफी जबरदस्त लुक देखने को मिलते थे और साथ ही साथ में इस बाइक की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। R15 वर्जन 3 को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स के साथ लॉन्च किया था, जैसे कि इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट्स मिलती थी, सुपर बाइक वाला डिज़ाइन मिलता था जो कि इसकी बड़ी सिबलिंग से पूरी तरीके से सिमिलर था, लाइट वेट ये मिलती थी और इसी बाइक के अंदर एक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी जो कि थी VVA। और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन, जिसकी वजह से लोगों को और भी ज़्यादा ये बाइक पसंद आने लगी। इस बाइक के अंदर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता था जो कि 19.3 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करके देता था। अब इस बाइक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि ये 155 सीसी की ही तो बाइक है, बट इस बाइक ने जब से इंडिया के अंदर कदम रखा था 200 सीसी की बाइक्स के नाक में दम कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये एक 155 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी आराम से RS200 और RC200 को बीट कर देती थी, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा जबरदस्त है कि एक 155 सीसी की बाइक 200 सीसी बाइक्स को हरा देती थी। वैसे तो अगर मैं बात करूं यामाहा के R15 के बारे में तो इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा और अगर आप कंपैरिजन करते भी हो तो
सुजुकी की SF से आप कर सकते हो जो कि 150 सीसी में आती है, या फिर आप RC 125 से कर सकते हो। बट यहाँ पर सुजुकी SF उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस और उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देती है, तो जिसकी वजह से R15 को हराना उसके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। वहीं अगर मैं RC 125 के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो इस बाइक के लुक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। बट ये बाइक R15 से भी ज़्यादा महंगी थी और परफॉर्मेंस वाइज R15 इससे ज़्यादा बेटर थी। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि RC 125 को लेते थे। RC को जो लोग लेते थे वो सिर्फ और सिर्फ उसके लुक्स की वजह से लेते थे। बट कुछ टाइम बाद KTM की RC सीरीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड मिला, जिसमें उन लोगों को न्यू डिज़ाइन देखने को मिला जो कि लोगों को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई जितनी कि ओल्ड जनरेशन पसंद आती थी। और यहीं पर यामाहा ने अपनी एक और गेम खेली जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। यामाहा R15 वर्जन 3 के लॉन्च के लगभग 3 साल बाद उन्होंने एक और चीज़ खेली कि लोगों को लुक्स पसंद है तो हम कुछ और हट करके देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्पाई शॉट जो हैं वो बाइक्स के निकल करके आने लगे, कुछ बाइक्स की वीडियोस वायरल होने लगी। बहुत से लोगों ने अलग अलग कमेंट किए कि ये यामाहा की R3 है, बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं ये R25 है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी। यामाहा ने भाई उस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जब उन्होंने सितंबर 2021 में इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। ये थी बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन की R15, ये थी R15 वर्जन 4 और R15M। और इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते ही लोगों का प्यार और ज़्यादा उमड़ करके निकलने लगा इस बाइक के लिए। वैसे तो अगर आप देखोगे तो यामाहा ने अपनी R15 वर्जन 3 को पहले इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, उसके बाद इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आई थी। बट ये एक ऐसी बाइक थी जिसको डायरेक्टली पहले इंडिया के अंदर लॉन्च किया, बाकी बाद में जा करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए रिस्पेक्ट जो है यामाहा के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। बट ये बाइक सिर्फ और सिर्फ लुक्स वाइज चेंज नहीं लेकर के आई थी, ये कुछ ऐसे फीचर्स भी लेकर के आई थी जो कि आपको 300-400 सीसी वाली बाइक्स में भी देखने को नहीं मिलता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस बाइक के अंदर आप लोगों को क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स मिलते थे जो कि कंपनी ऑफर करती थी, जो कि आप लोगों को अगर आप 300 सीसी या 400 सीसी में भी जाओगे ना, जब जाकर के आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। बट इतने ज़्यादा महंगे होने की वजह से हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बाइक के अंदर फीचर्स तो अपग्रेड हुए ही हुए थे, बट इस बाइक के डिज़ाइन को भी काफ़ी हद तक चेंज किया गया था। वैसे तो इसका इंजन और चैसी फ्रेम जो है वो एग्जैक्टली सेम था, बट इसका ओवरऑल डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया था। पहले ये बाइक ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को R1 से इंस्पायर लगती थी, बट अब ये बाइक पूरी तरीके से इंस्पायर हो गई थी R7 से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आपको मिलते थे। फ्रंट में DRLs आपको मिलते थे, बीच में प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिल जाती थी। USD फोक इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑफर कर दिए थे, जो कि हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। ये सारी के सारे अपग्रेड के साथ इसका पूरा का पूरा स्पीडोमीटर भी चेंज कर दिया था। जो पूरा का पूरा टैंक था, प्लास्टिक क्वालिटी जो थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया था यामाहा ने। इससे कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज गया यूथ के बीच में कि हाँ, यामाहा से हम जो चीज़ मांगते हैं वो देता है, वो कस्टमर की बात सुनता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई लोगों को। और यामाहा आज के टाइम में आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएगी। R15 वर्जन 4 या फिर R15M तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर एक और चीज़ का इस बाइक को एडवांटेज देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर आपको VVA टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि इस बाइक को कहीं ना कहीं इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, वेरिएबल एक्चुएशन। इस टेक्नोलॉजी के होने की वजह से इस बाइक के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है, जो कि हर इंडियंस को जानने की ज़रूरत होती है। फिर आप S2 ही क्यों ना ला करके खड़े कर दो, तो इंडियंस आपसे ये ज़रूर पूछ लेंगे माइलेज कितना देती है। यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, जो ये टेक्नोलॉजी रहती है ये बेसिकली इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाती है। बिकॉज अगर आप किसी भी बाइक से परफॉर्मेंस निकालते हो तो आपको माइलेज नहीं मिलेगा, और अगर आप माइलेज निकालोगे तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। बट ये दोनों ही चीज़ों को फुलफिल करती थी। यानी अगर आपको माइलेज चाहिए तो ये आपको माइलेज भी देगी, और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी। तो इससे ज़्यादा और इंडियंस को क्या ही चाहिए। जी दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर गूगल भी करोगे तो लगभग आप लोगों को ये बाइक लगभग 40-45 तक का एवरेज देती है। इवन कुछ कस्टमर्स का तो 50 तक का फीडबैक रहा है। तो मतलब एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक से अगर आप 50 तक की एवरेज निकाल ले रहे हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी यामाहा भाई अपनी रिफाइनमेंट और अपनी रिलायबिलिटी के लिए तो जाना ही जाता है। और एक चीज़ और ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप लोगों को इस बाइक को कभी बेचने का मन करता है तो इस बाइक की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त निकल करके आती है। तो यही थी पूरी की पूरी कहानी कि भाई कैसे यामाहा R15 मतलब एक 150 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी 200 सीसी सेगमेंट्स की बाइक को बीट करती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों का प्यार जो है इस बाइक की तरफ निकल करके आया है। बाकी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि KTM को ज़्यादा पसंद करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि न्यू बाइक लेने की सोच रहे हो और आप R15 अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कर
रखा है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी ऐसी वीडियोज़ अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे चाहिए, किसी और बाइक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूँ।